But I can think of much more gentlemanly ways of making the intellectual point that Islam has not been a great scientific contributor. It's just a fact. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदानों के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा, मुसलमान साइंसदान जितने भी हम पढ़ते हैं वो तारीख का हिस्सा हैं और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी जो साइंस के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इस्लाम के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो हमेशा मरते दम तक हमारे दिलों में सलामत रहेंगी। अच्छा, अगर मुस्लिम तारीख की बात की जाए तो एक मशहूर कहावत है कि जो जगह तलवार से फतह की जाए तो कलम उस फतह को बरकरार रखता है। और इन्हीं मुस्लिम साइंसदानों में, जिनमें इब्ने रुश्द हैं, अब्बास इब्ने फिरनास, जाबर बिन हयान, बू अली सीना, अब्दुल मलिक अस्माई, अल ख्वारिज़मी, अल फराबी, अबू उस्मान अबू अल जहीस, फातिमा अल फिखरी, अल हैज़न, ये जितने भी साइंसदान हैं और इसके अलावा और भी बहुत से साइंसदान हैं, इन्होंने मुस्लिम रियासत को दवाम बख्शा। जितनी भी मुस्लिम रियासत बनी थी तारीख में, उसको मजबूत रखने में हमारे इन साइंसदानों का बहुत बड़ा किरदार था और इन्होंने ईमानदारी से अपना किरदार अदा किया। और इन साइंसदानों में मैंने एक नाम लिया, अब्बास इब्ने फिरनास। आज अंग्रेज लोग कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान भरी थी, लेकिन यह गलत है। इससे कई सदियां पहले अब्बास इब्ने फिरनास थे जिन्होंने पहली उड़ान भरी थी और वो कई मिनट तक हवा में रहे थे। इसके अलावा अगर हम अबू उस्मान अबू अल जहीज की बात करें ना, तकरीबन 350 एनिमल्स की स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खुसूसियात इन्होंने लिखी थी। अल हैज़न का मैंने नाम लिया है, जिन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स एक्चुअली में इनको बोला जाता है। ऑप्टिक्स का बाप, किंग ऑफ ऑप्टिक्स अल हैज़न को बोला जाता है। फातिमा अल फिहरी की मैंने बात की है, इन्होंने पहली यूनिवर्सिटी कायम की थी, यानी कि पहली यूनिवर्सिटी का क्याम भी इन्होंने रखा था, इन्होंने पहली यूनिवर्सिटी का क्याम किया था। इसके अलावा और भी बहुत से साइंसदान हैं। अगर मैं एक मुस्लिम हुक्मरान की बात करूं, टीपू सुल्तान की, तो पहला रॉकेट उन्होंने बनाया था। आज वह ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है। हमारा ये जितना भी इल्म है, आज अंग्रेजों ने जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए इस पर अपनी मोहर सब्त कर ली है और इस पर अपना नाम लगा दिया है, जैसे कि ये उनकी मलकियत है। दरअसल ऐसा नहीं है। हम अपनी बेवकूफियों की वजह से और अपनी हमाकतों की वजह से अपने इल्म से बहुत दूर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने यह बताया था कि जितनी भी बायोलॉजी है आप कुरान से उसे देख सकते हैं। आया कि दुनिया का कोई भी शोबा हो, आप कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। साइंस तो एक बदलता हुआ इल्म है, आज कुछ है कल को कुछ हो जाएगा, लेकिन कुरान मजीद एक ऑथेंटिक नॉलेज है, एक ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के राजों के बारे में बताया और वही के जरिए कायनात के वो राज अफशा किए जो आज तक इंसान पर अफशा नहीं हो सके। डियर स्टूडेंट्स, कुरान एक ऑथेंटिक नॉलेज है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। आज हम कुरान से दूरी की वजह से इस हालत पे पहुंच चुके हैं, हम अपने मुस्लिम साइंटिस्ट को भूल चुके हैं। वो अल्लामा इकबाल ने क्या शेर लिखा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा।
तो आज हमें थोड़ा सा जागने की जरूरत है। अगर हम इन्हीं हीरोज को रिकॉल करें, इनके बारे में हम स्टडी करें कि इन्होंने कैसे मेहनत करके कंट्रीब्यूशंस दी थी साइंस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज की नौजवान नस्ल से एक सवाल है। आप सलेमान खान को अपना आइडियल बनाते हैं, आप शाहरुख खान को अपना आइडियल बनाते हैं, क्या मिलता है इनसे आपको? आप अबू अली सीना को क्यों नहीं अपना आइडियल बनाते? आप अल फराबी को अपना आइडियल क्यों नहीं मानते? इन सब को अपना आइडियल माने, जो कि एक अच्छे आइडियल बनने के लायक भी हैं, जिनकी जिंदगी पर अगर हम नजर डालें तो मेहनत ही मेहनत हमें दिखाई देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक और सवाल है कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है? एक ऐसा इंसान जिसको इल्म ही नहीं है किसी चीज के बारे में, किसी भी किस्म का उसके पास इल्म मौजूद नहीं है, और एक ऐसा इंसान जिसके पास उसके मुकाबले में कुछ थोड़ा इल्म मौजूद है, कोई महारत मौजूद है, क्या ये दोनों बंदे, क्या ये दोनों इंसान आपस में बराबर हो सकते हैं? मेरा ये आपसे सवाल है। इसी इल्म की बिना पर इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो इस चीज को आपने सीरियसली लिया होगा, और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आप जो है इन्हीं मुस्लिम साइंसदानों की जिंदगी को फॉलो करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो बुक में आपके पास सबसे पहले मुस्लिम साइंसदान है वो है जाबर बिन हियान। वो 721 ईस्वी में पैदा हुए थे और 815 ईस्वी में वफात पा गए थे। एडी का मतलब ईस्वी तारीख है, यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, या फिर आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसे बोलते हैं, यानी कि हजरत ईसा की जो वफात है उसके बाद ये ईस्वी कैलेंडर शुरू होता है। एडी इसी के बाद शुरू होता है, यानी कि हजरत ईसा की वफात के बाद। अच्छा, एक चीज में ये जो स्टूडेंट्स है ना बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो पैदा कहां पे हुए थे जाबर बिन हियान, और उन्होंने प्रैक्टिस कहां पे की थी मेडिसिन की? तो वो पैदा ईरान में हुए थे, ईरान में, और मेडिसिन की जो उनकी प्रैक्टिस थी वो इराक में थी। इराक के अंदर उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। ये चीज आपने मस्ट क्लियर करनी है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किए थे केमिस्ट्री के अंदर, कीमियाई इल्म के अंदर। उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें दिया था। जाबर बिन हियान की अगर मैं बात करूं ना, तो ये शागिर्द किसके थे? डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्कूल्स में मैं देखता हूं इस चीज के बारे में बताते नहीं है, बल्कि इस चीज पर अक्सर पर्दा डाला जाता है कि ये शागिर्द किसके थे। ये हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके शागिर्द थे। ये हस्ती देखें और शागिर्द देखें। जब उस्ताद ही पूरी कायनात का इमाम है तो शागिर्द कैसे के होंगे? डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर इनके हम इंपॉर्टेंट कारनामे यानी कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो थी इनकी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो बुक्स थी। तो ये इनकी एक और जो है ना कंट्रीब्यूशन है हमारी हिस्ट्री के अंदर। एक इनकी जो बुक थी उनका नाम था अल निबतात, ये प्लांट्स के ऊपर थी। जो निबतात का जो एक्चुअल मीनिंग है वो प्लांट्स ही है, और अल हैवान यानी एनिमल्स के ऊपर इन्होंने एक बुक भी शाया की थी, लिखी थी। अच्छा, आगे अगर हम बात करें अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 740 ईस्वी, और उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 828 ईस्वी। अच्छा, अब्दुल मलिक अस्माई पहले मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। इनकी जो मशहूर कुतब हैं अल अबील जो ऊंट के ऊपर थी, कैमल के ऊपर, अल खायल हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर, अल वहूश एनिमल्स के ऊपर लिखी गई थी, जानवरों के ऊपर। हालकल इंसान, यह भी इनकी एक मशहूर जमाना किताब है। इसमें इंसान के क्रिएशन के बारे में, इंसान की तहलीक के बारे में बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे नेक्स्ट और आपकी बुक पे जो लास्ट हमारे पास साइंसदान है आपके सिलेबस के अंदर, वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना को हम अद्वियात का बानी भी बोलते हैं, और इन्हीं कारनामों की बुनियाद पर आज मगरिब में इनको एविसीना के नाम से जाना जाता है। ये एक फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और पोइट भी थे। अगर मैं बात करूं फिजिशियन की, फिजिशियन का क्या मतलब होता है? मौलज, तबीब। फिलोसफर, फलसफादान, जो फलसफा पेश करते हैं किसी चीज के बारे में, कायनात की कोई भी चीज पर गौर व फिक्र किया और उसके बारे में फलसफा दे दिया।
एस्ट्रोनॉमर माहिर फल्कियात, पोइट शायर को बोलते हैं। इनकी एक किताब है जिसको मगरिब में कैनन ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, जिसका नाम था अल कानून फी अल तिब। तो आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ यही मौजूद है डियर स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो है हमारा पास्ट। आप पढ़ तो लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन याद क्या चीज रखनी है आपने, अपना पास्ट। आप तारीख में क्या थे और अब क्या है। अभी तो हम मोबाइल यूजर्स बने होते हैं, ठीक है, हमें कोई लाख आवाजें दे हम नहीं सुनते। चले वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो आपका और अल्लाह का मामला है, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अपने इस मुस्लिम साइंसदानों की बायोग्राफी के बारे में आप पढ़ें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और एडवांटेज जो आजकल की जनरेशन को है वो है टेक्नोलॉजी। मेरे एक चाचा जान है, वो भी टीचर थे, वो मुझे अगले दिन घर आए हुए थे और वो मुझे एक बात बता रहे थे कि मैं जब स्टूडेंट था तो तब क्या होता था, इतना टेक्नोलॉजी का तो सिस्टम होता नहीं था। तो एक सवाल का जवाब पूछने के लिए या एक लफ्ज का मतलब भी पूछने के लिए हमें 2-3 गांव सफर करके जाना पड़ता था उस्ताद साहब के पास, मास्टर साहब के पास, और हमें उनसे पूछना पड़ता था और हमें चाहत भी होती थी इल्म की। लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के बावजूद, इतना आगे पहुंच जाने के बावजूद भी आप जो है इस चीज से गाफिल हैं डियर स्टूडेंट, सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। अभी पेपर्स आते हैं तो बच्चे धड़ाधड़ ये लेक्चर देखना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। डियर स्टूडेंट्स, आप रेगुलर रहें अपनी क्लासेस को लेने में। मैं एज ए यूट्यूबर बोलूंगा सही, अगर आप स्कूल में अपने उस्ताद से ये अच्छे तरीके से टॉपिक समझ लें तो यूट्यूब पर आने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी मैं ये बोलता होता हूँ। लेकिन खैर, हमारा सारा एजुकेशनल सिस्टम में सिर्फ स्टूडेंट्स का कोई हाथ नहीं है, इस पर मैं कंप्लीट किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर किसी चीज के बारे में आपको समझ नहीं आई तो आप जरूर इसमें जो है ना ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।